नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार पर बीजेपी ने एक और गलती कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द वाला मामला बिहार में नहीं चल पाया तो बीजेपी किसी दूसरे मुद्दे की तलाश में थी। इस बीच जीएसटी में बीड़ी पर टैक्स घटाने को लेकर केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट लिखी तो बीजेपी ने उसे ही मुद्दा बना लिया। हालांकि केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को अब हटा दिया है, लेकिन इससे बीजेपी की नासमझी या मुद्दों का अकाल दोनों ही जाहिर हो रहे हैं। दरअसल केरल कांग्रेस ने लिखा था कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। इस पोस्ट के साथ जीएसटी दरों का एक चार्ट साझा किया गया था, जिसमें सिगार और सिगरेट पर टैक्स 28 से बढ़ाकर 40%, तंबाकू पर 28 से 40%, जबकि बीड़ी पर टैक्स 28 से घटाकर 18% करने की जानकारी थी। आप जानते हैं कि सिगार और सिगरेट की तरह बीड़ी भी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सिगरेट या सिगार को तो सरकार ने विलासिता की वस्तु वाले स्लैब में रखा है, जो 40% वाला स्लैब है, जबकि चुनावी साल देखते हुए ही शायद बीड़ी पर टैक्स घटा दिया गया। केरल कांग्रेस यही कहना चाहती थी कि बीड़ी भी बिहार के लोगों के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना दूसरी तंबाकू की चीजें, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है इसीलिए बीड़ी को सस्ता कर दिया गया। बीजेपी ने इस पोस्ट को और पीएम मोदी की मां के अपमान को एक जैसा बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा है, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया और अब पूरे बिहार का अपमान किया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी, ये बात कही गई है सम्राट चौधरी की तरफ से। इस बयान से सम्राट चौधरी ने खुद ही जाहिर कर दिया है कि मां का अपमान और बीड़ी की बात बीजेपी दोनों को एक ही पलड़े में रखती है। उसका मकसद किसी भी तरह सियासी फायदा लेना है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव से भी बीजेपी ने जवाब मांगा है दरअसल। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि हम पोस्ट देखे नहीं हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बातें कही है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया। उन्होंने पोस्ट देख ली, उनका बयान आया, क्या कुछ कहा है देख लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। महमूद मदनी कह रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे आरएसएस से ज्ञान वापी। तो यहां साफ साफ पल्ला झाड़ते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये गलत ट्वीट था और इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जाहिर है यहां बिहार पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, बल्कि बिहारियों के स्वास्थ्य की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है और दिखाई जिस पर अभी बीजेपी जनता को खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिहार बंद की तरह यह मामला भी फ्लॉप हो जाएगा। असल में बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि वो किस तरह बिहार में वोट चोरी के मुकाबले ढंग का कोई मुद्दा उठाए। बीजेपी के सामने एनडीए में पड़ती दरार भी एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, जबकि इंडिया गठबंधन की एकजुटता कायम है। इधर आरक्षण का मसला भी अब बिहार में तेजस्वी उठा रहे हैं। आज सासाराम में शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के बलिदान दिवस पर तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को कैसे घेरा है, या जरा सुन लीजिए। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही आरक्षण अदालतों में जाकर के इन लोगों ने लटकाने का काम किया। आरक्षण का लाभ जो नौकरियां बहालियां निकल रही हैं उसमें हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज का फायदा नहीं हो पा रहा। ये लोग आपके हक को मार रहे हैं, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग गोलबंद होइए, एकजुट होइए और सही में जनता का राज लाइए, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करे। ऐसी सरकार हम लोगों को देखने का काम करना है। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार के युवा बिहार के भविष्य हैं। बिहार के युवा ये ठान लें कि अब मोदी और नीतीश की सत्ता लोलुप राजनीति को वे अप्रासंगिक बना देंगे। उन्हें हमारे बिहार के भविष्य और वर्तमान को बर्बाद नहीं करने देंगे। इसी तरह आज लालू प्रसाद ने भी मोदी पर सीधा हमला बोला है।
एक पोस्ट में लालू प्रसाद ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लीजिए। इस तस्वीर के साथ लालू प्रसाद लिखते हैं कि ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। जिस गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हो गए, उस मॉडल को बिहार नकार देगा। यह ऐलान अभी से लालू प्रसाद ने कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार के गिने चुने दिन बचे हैं। यह बात आज अखिलेश यादव ने कही है। आइए जरा अखिलेश यादव को सुनिए। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी कर। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पड़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है। और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे हैं और खासकर यूपी में हारे हैं, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। तो यहां अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि वो एक भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे। और जब से इंडिया गठबंधन से ये हारे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात हो रही है यहां पे, तब से बीजेपी के लोग परेशान हैं। ये बातें यहां कह रहे थे अखिलेश यादव। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और उधर महाराष्ट्र की चर्चा भी थोड़ी सी कर लेता हूं। इसमें महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि महायुति की गाड़ी भी बेपटरी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच फिर तलवारें खिंच गई हैं। सोलापुर में आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर अजित पवार ने फोन पर धमकाने वाली भाषा में फटकारा था, जबकि महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्रालय जो है वो संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट यानी होम मिनिस्ट्री भी आती है। अजित पवार ने सीधे सीधे फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में दखल दी और पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान फटकारा। इस पर अब अजित पवार के 10-15 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इस घटना के बाद अब अजित पवार ने सफाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अजित पवार ने क्या कुछ लिखा है जरा वो बता देता हूं। अजित पवार यहां लिख रहे हैं, मेरा ध्यान सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के कुछ वीडियो की ओर गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इलाके में शांति बनी रहे और स्थिति बिगड़े नहीं। उन्होंने कहा यह भी कि मैं हमारी पुलिस फोर्स और इसके अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं, खासकर महिला अधिकारियों का जो साहस और विशिष्टता के साथ सेवा करती हैं। इसके बाद अजित पवार ने सफाई तो दे दी है दोस्तों, लेकिन ये एनडीए में बढ़ती दरार को भी दिखा रही है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब में एनडीए में बिखराव के लक्षण दिख रहे हैं। और इधर उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले ही केंद्र में भी एनडीए में फूट दिख रही है। ऐसे में बिहार में गलत मुद्दों पर खेलना इस बार बीजेपी को क्या भारी पड़ेगा, आज इन सब की चर्चा करेंगे। कैसे बिहार का चुनाव पलट गया है इसकी चर्चा करेंगे। एनडीए में कैसे दरार बढ़ रही है इसकी चर्चा करेंगे। और 4-5 दिनों में आप जान रहे हैं, आज 5 तारीख है, चौथे दिन, आज के ठीक चौथे दिन यानी 9 तारीख को चुनाव है उपराष्ट्रपति पद का। कहां हैं सत्ता पक्ष के कैंडिडेट? दिखाई नहीं दे रहे हैं एनडीए के कैंडिडेट, और लेकिन विपक्ष का कैंडिडेट दिख रहा है। क्या मायने हैं इसके, और क्या सचमुच एनडीए में दरार है?
और क्या कुछ उलट पुलट होने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है उसके बहुत मायने हैं। सीधी तलवार खींच दी गई है माफी चाहूंगा गुजरात मॉडल पे। जिस गुजरात मॉडल के जरिए लालू प्रसाद यादव जो बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे, वो गुजरात मॉडल जो है वो बिहार में नहीं चलने वाला, क्योंकि ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये फर्जी मॉडल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।